हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी। क्या देखा जाएगा? एमए थर्ड सेमेस्टर भूगोल। और आपका जो भूगोल में हम कवर करने वाले हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर क्या है आपका? रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हिंदी में बोले तो प्रादेशिक नियोजन। आज का प्रश्न है जो हमारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और इस प्रश्न के मदद से आप तमाम प्रकार के लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है कि प्रादेशिक असंतुलन क्या है। ठीक है ना? प्रश्न क्या है? प्रादेशिक असंतुलन क्या है, इसके कारण लिखिए और इसे रोकने के उपाय जो है उनका वर्णन करना है। क्या है? प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है ये बताना है, और प्रादेशिक असंतुलन के कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखना है, और प्रादेशिक असंतुलन को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए भैया, दिया गया है प्रादेशिक असंतुलन, देख लेते हैं। किसी भी प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण के स्तर पर व्याप्त अंतर को क्षेत्रीय या प्रादेशिक असंतुलन कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी प्रदेश में, कोई भी प्रदेश हो जहां पर क्या प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण के स्तर में ना तमाम प्रकार का अंतर पाया जाता हो, यानी एक दूसरे के विपरीत जो है कम ज्यादा हो, उसी अंतर को क्या बोलते हैं? हम प्रादेशिक असंतुलन बोलते हैं। ध्यान दीजिए क्या आगे लिखा गया है। प्रादेशिक असंतुलन वर्तमान समय में विश्व की बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है ना भैया? जो प्रादेशिक असंतुलन है वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आगे दिया गया है प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन। ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रादेशिक असंतुलन पूछे आप लोगों से, चाहे क्षेत्रीय असंतुलन पूछे आप लोगों से, दोनों के लिए यही सेम चीज ही लिखनी है, क्योंकि प्रादेशिक संतुलन और आपका क्षेत्रीय असंतुलन दोनों एक ही चीज होता है। मतलब प्रादेशिक या क्षेत्रीय दोनों एक ही चीज है। ठीक है? आगे दिया गया है प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य आशय जो है वो क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक विकास में असमानता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि भैया किसी भी प्रदेश में जो वहां के प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकीकरण जो होता है उस क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है, यानी उन क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? आप प्रादेशिक असंतुलन बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य आशय जो होता है, मुख्य रूप से जो इसको जानते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जो असमानता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? प्रादेशिक असंतुलन बोलते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया है कुछ देख लेते हैं कि प्रादेशिक असंतुलन अनेक कारणों, जैसे कौन कौन से? बुनियादी सुविधाओं की कमी, मतलब किसी देश में जो आपका मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें वो मूलभूत आवश्यकता को पूरा ना हो पाना, उसमें जो कमी होती है उसके लिए भी वो भी कारण हो सकता है। आगे क्या दिया गया है? जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है ना? निवेश दर में कमी हो सकती है, जनसंख्या की बढ़ती दर भी हो सकती है, और शहरीकरण और औद्योगिकरण आदि के जो वजह से जो होता है भैया आपका उत्पन्न होता है क्या? प्रादेशिक असंतुलन। यानी किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में जो प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न होता है वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी से, जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से ना, कम निवेश की दर से, बढ़ती जनसंख्या की दर से, शहरीकरण की वजह से और औद्योगिकरण वजह से आदि से भी भैया प्रादेशिक संतुलन किसी भी देश में हो सकता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि प्रादेशिक असंतुलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कारक क्या हैं उसके बारे में आपको बतलाना है, बातें करनी है। तो देखिए लिखा गया है, विश्व के अधिकांश भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री,
सामाजिक मुद्दों के विशेषज्ञ, यानी भैया जो विश्व के अधिकांश भूगोलवेत्ता हैं, जो विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्री हैं और जो सामाजिक मुद्दों के विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने विश्व में क्या है विद्यमान प्रादेशिक संतुलन के पीछे कुछ प्रमुख कारकों को मानते हैं वो लोग। यानी जो आपके विश्व में अधिकांश भूगोलवेत्ता हैं, अधिकांश अर्थशास्त्री हैं और सामाजिक मुद्दों के विशेषज्ञ, मतलब जिनको सामाजिक मुद्दों की बढ़िया पे जानकारी है, क्या क्या सामाजिक मुद्दे जो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में उनको जानकारी है। ये सब लोग भैया विश्व में जो है विद्यमान, यानी विश्व में जो प्राकृतिक असंतुलन है उसके पीछे कुछ प्रमुख कारकों को मानते हैं। अब कौन कौन से कारक है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे चल करके, ठीक है। चलते हैं, क्या क्या है जरा देखिए। पहला क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय में असमानता, संसाधनों का सभी लोगों तक न उपलब्ध होना, ठीक है ना। क्या है, प्रति व्यक्ति आय में असमानता, संसाधनों का सभी लोगों तक उपलब्ध न हो पाना, ठीक है ना। अच्छा, संसाधन क्या होता है? संसाधन वे समस्त वस्तुएं या पदार्थ जो मनुष्य की जीविका चलाने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए लिखा गया है, प्रति व्यक्ति आय में असमानता, संसाधनों का सभी लोगों तक उपलब्ध न होना, उपभोक्ता वस्तुओं का असमान वितरण और प्रौद्योगिकी का कृषि में योगदान आदि कारक जो होते हैं भैया वो आपके आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इनके कारण भी जो होता है प्रादेशिक असंतुलन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सामाजिक कारक में देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा में असमानता, भैया जो स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता होता है उसके कारण भी जो आपका प्रादेशिक असंतुलन होता है। सामाजिक सुरक्षा, नगरीकरण आदि जो है सामाजिक कारण हैं जिनके कारण भैया प्रादेशिक असंतुलन होता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जनांकिकी का कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, ठीक है ना, लिंगानुपात, जन्म एवं मृत्यु दर, ये सब भैया किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके जनांकिकी कारक के अंतर्गत, ठीक है। अगला कारक कौन सा है हमारा? राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या होता है? देश में पाया जाने वाला लोकतंत्र जो होता है, ठीक है ना, लोकतंत्र का स्वरूप और समाजवाद, ये सब क्या होते हैं भैया? आपके राजनीतिक कारक होते हैं। इसकी वजह से भी देश में आपका प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या असमानता देखने को मिल सकती है आपको? देखिए लिखा गया है, देश प्रदेश में जो आपके देश प्रदेश की स्थिति जो होती है, पर्वत जो होता है, पठार जो होता है, मैदान जो होता है, नदी अपवाह तंत्र आदि भौगोलिक कारकों की वजह से प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने पहले क्या पढ़ा कि प्रादेशिक असंतुलन होता क्या है? प्रादेशिक असंतुलन का मतलब क्या है कि भैया किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में वहां का जो आर्थिक और सामाजिक विकास में जो असमानता पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक असंतुलन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रादेशिक असंतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा आपने। इसमें आपने बहुत आर्थिक कारक पढ़ा, ठीक है ना, भौगोलिक कारक पढ़ा, राजनीतिक कारक पढ़ा, ठीक है, जनांकिकी कारक पढ़ा, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनको रोका कैसे जाए, ठीक है ना। यानी जो आपका प्रादेशिक जो असंतुलन है उसको रोकने के उपाय क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, लिखा गया है प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के उपाय, ठीक है ना। देखिए, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम समस्त देशों को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा। यानी अगर इसको आप रोकना चाहते हैं प्रादेशिक असंतुलन को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समस्त जितने भी देश हैं दुनिया भर में, उन देशों को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा, यानी रोक लगानी होगी, ताकि जनसंख्या तेजी से न बढ़े, जनसंख्या को कम किया जा सके। आगे दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सबको दूर करने के लिए एक सशक्त रणनीति बनाई जाए
ताकि किसी देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी उतना ना रहे, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, चौथा पॉइंट क्या क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति, शासन प्रशासन में कुशल प्रबंधन हो ना, और शासन की पारदर्शिता में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब भैया जो आपका देश है, जो आपका शासन प्रशासन है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि क्या काम है, कैसी सरकार है, वो सारी चीजें पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे काम हो रहा है। आगे क्या, जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सरकार को, वहाँ शासन प्रशासन, ताकि वो लोगों को, जनता को जवाब भी दे, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो जवाब भी देना, ही चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ठीक है ना, कुछ सही हो रहा है क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है क्यों हो रहा है, इन सब का ताकि जवाब मांगा जा सके। आगे क्या कह रहा है, विकसित देशों द्वारा विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए पूंजी तथा आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण किया जाए। कहने का तात्पर्य है, जो आपके विकसित देश हैं, ठीक है ना, उन देशों द्वारा, जो विकासशील देश हैं, जो अभी आपके मतलब विकास में लगे हुए हैं, और जो अल्प विकसित है, जो पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाए हैं, उन देशों के लिए पूंजी दें, और भैया जो आधुनिक तकनीक है, उन तकनीकों को भी क्या किया जाए, विकसित देशों द्वारा दिया जाए, विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा छठा क्या है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। स्वयं सहायता समूह तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक है ना, आगे क्या है, आम जनमानस में प्रादेशिक असंतुलन के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। मतलब जो नागरिक होते हैं, आम लोग जो होते हैं, उनको बताया जाए कि भैया प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, तब भैया प्रादेशिक असंतुलन को रोका जा सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, बिना लाइक करिए मत जाइएगा। ठीक है ना, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।